आज हम चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। स्वास्थ्य बीमा के बारे में आपको क्या जानना चाहिए, ये इस चैप्टर की हेडिंग है। इसकी पूरी डिटेल्ड हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। उपभोक्ताओं को स्वास्थ्य बीमा जैसी स्वास्थ्य आधारित आर्थिक सेवाएं उपलब्ध कराना लगभग उतना ही बड़ी औद्योगिक संभावना है जितना बड़ा स्वयं संपूर्ण स्वास्थ्य उद्योग है। यह एक ऐसी संभावना है जिसे हर बिजनेसमैन को जरूर समझना चाहिए। ऐसे बिजनेसमैनों को भी जो खुद स्वास्थ्य उद्यमी नहीं बनना चाहते। बिजनेसमैन अपने परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा सेवाएं चाहेंगे और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उन्हें अपने कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य बीमा का प्रस्ताव देने के लिए तैयार रहना होगा। स्वास्थ्य उद्यमियों को सफलता के लिए खुद समझना और दूसरों को यह समझाने में सक्षम होना होगा कि कैसे स्वास्थ्य आधारित आर्थिक सेवाएं काम करती है, क्योंकि एक तौर पर यह उनके ज़्यादातर बिजनेस का प्राथमिक भुगतान तंत्र होगा। कुछ भी हो, स्वास्थ्य उद्यमी बनने और स्वास्थ्य आधारित आर्थिक सेवाओं को समझने के लिए आपको सबसे पहले मौजूदा अमेरिकी बीमारी आधारित स्वास्थ्य बीमा तंत्र को समझना होगा। अमेरिका में स्वास्थ्य उत्पादों और सेवाओं की ज़्यादातर मौजूदा मांग बीमारी आधारित स्वास्थ्य बीमा की असफलता से निकली है। स्वास्थ्य बीमा का हमारा नया तंत्र ढहते हुए बीमारी बीमा तंत्र के मलबे पर बनेगा। भावी उद्यमी जब खुद अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में तय करेंगे तो उन्हें अपने परिवार के स्वास्थ्य बीमाओं को खो बैठने के दुस्वप्न से जूझना पड़ेगा। अध्याय 7 में स्वास्थ्य बीमा को परखने से पहले आइए हम मौजूदा अमेरिकी बीमारी आधारित स्वास्थ्य बीमा तंत्र को परखते हैं। पिछले अध्यायों में भोजन और चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी समस्याओं को समझते समय आपको स्वास्थ्य व्यापार के मज़ेदार उनके हल खोजने को कहा गया था। अब आप जब हमारे मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल तंत्र की कमियों के बारे में पढ़ें तो हर बार किसी समस्या को पाते ही रुक कर देखने की कोशिश करें कि आप स्वास्थ्य आधारित उद्यमिता व्यापार के माध्यम से कैसे उसका हल निकाल सकते हैं। सब हेडिंग है नेक्स्ट, नई आर्थिक गुलामी। आज लाखों कामकाजी अमेरिकियों ने अपनी आत्माएं प्रसिद्ध मले ट्रेविस गीत की तर्ज पर कंपनी डॉक्टरों और कंपनी स्टोर में गिरवी रख दी है। ज़्यादातर कर्मचारी निजी स्वास्थ्य बीमा करवा सकने की हैसियत नहीं रखते और जो रखते हैं उनमें से बहुत के किसी न किसी सदस्य को पहले से कोई बीमारी होती है। पुराने ज़माने के बंधुआ नौकरों की तरह ये अमेरिकी भी अपनी नौकरियां नहीं छोड़ सकते, न बदल सकते और न ही हड़ताल कर सकते, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के लिए मौजूदा मालिक को छोड़ कहीं और से चिकित्सकीय देखभाल का खर्च नहीं मिलता। अमेरिकी संघीय सरकार की इस नई किस्म की आर्थिक गुलामी के लिए जिम्मेदार है। पिछले 50 सालों में आयकर कानून ने 50% या इससे भी ज़्यादा पारिवारिक चिकित्सकीय लागत को सब्सिडी दी, लेकिन सिर्फ तभी जब वे चिकित्सकीय देखभाल अपने नियोक्ता से कराते हैं। संघीय आयकर की इस विशाल सब्सिडी ने ही निजी क्षेत्र को सीधे उपभोक्ता की स्वास्थ्य बीमा योजना की हैसियत के मुताबिक विकसित होने से पहले रोकने के लिए विवश किया, जो व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा कर सकती थी। यह परोक्ष रूप से इस बात के लिए भी जिम्मेदार है कि इसमें स्वास्थ्य की जगह
बीमारियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बीमारियों के बचाव या उनके इलाज पर खर्च करने के बजाय उनके लक्षणों के इलाज के लिए खर्च किया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है चिकित्सा कीमतों को बढ़ाना। इसके अतिरिक्त 19वीं सदी के इस दासता तंत्र का एक और सह उत्पाद है बढ़ी हुई चिकित्सकीय कीमतें, जिसने बहुत सी कंपनियों ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को दिवालिया करने का खतरा पैदा कर दिया है। इस तथ्य के ज्ञात होने के बावजूद कि अधिकतर डॉक्टर और मरीज अपने निर्णय अन्य लोगों के पैसों के बल पर ही ले पाते हैं। वर्तमान में अमेरिकी अपनी बीमारी पर 15 खरब डॉलर खर्च करते हैं, जो अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद से भी तेजी से बढ़ रहा है। यदि वर्तमान परंपरा बगैर जांच के बढ़ती गई तो सन 2010 तक इसके दोगुना होने की उम्मीद है, जो सन 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद से भी आगे बढ़ जाएगा। यह विकट स्थिति 1980 के दशक के 200 अरब डॉलर बचत और कर्ज विभीषिका को भी फीका कर सकती है। दसियों लाख अमेरिकी अपने जीवन भर की बचत चिकित्सकीय खर्चों में खो सकते हैं। पिछले दशक में लगातार बढ़ी अर्थव्यवस्था के बावजूद अमेरिका में निजी दिवालियेपन के मामले दुगने हो गए हैं। ये मामले 1990 के लगभग 7.5 लाख से बढ़कर 1999 में 15 लाख तक पहुंच गए हैं, जो ज़्यादातर परिवार पर चिकित्सा आपदा आने के बढ़ते परिणाम हैं। खुशकिस्मती से बदलाव शुरू हो चुका है और स्वास्थ्य केंद्रित व्यक्तियों के लिए आने वाले समय में बहुत लाभदायक बड़े मौके तैयार हो गए हैं। लेकिन बर्फीले पानी में आगे बढ़ने और इन मौक़ों का फ़ायदा उठाने से पहले यह समझना जरूरी है कि कंपनी भुगतान वाली चिकित्सकीय व्यवस्थाएं किस तरह काम करती है और यह कैसे आज शीर्ष पर इस वृहद रूप में फैली हुई है। हमारी अगली हेडिंग है रोजगारदाता कैसे चिकित्सकीय देखभाल के प्रदाता बन गए। अपने परिवार की चिकित्सकीय देखभाल के लिए व्यक्ति यदि किसी आखिरी इंसान को शामिल करना चाहेगा, वह उसका रोजगारदाता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज लोग काम पर अपने समय का 25% से भी कम खर्च करते हैं, यानी 168 घंटे के सप्ताह में से 40 घंटे, और जीवन भर में कोई 10 बार अपनी नौकरी बदलते हैं। 100 साल पहले यह मामला नहीं था। लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करते थे, हफ्ते में 6 दिन, और जीवन भर अक्सर एक ही नियोक्ता के लिए काम करते थे। फिर कंपनी ने विशाल परियोजनाओं तथा खदानों में चिकित्सकीय देखभाल करना शुरू किया, और यह सिर्फ एक ही डॉक्टर या कंपनी के डॉक्टर की निगरानी में होता था। कार्य क्षेत्र से बाहर के चिकित्सकीय बीमा क्षेत्र को भी 1930 में शामिल किया गया। यह संघीय दिहाड़ी और कीमतों के नियंत्रण काल का दौर था। यूनियन ने नगद राशि बढ़ाए जाने के प्रतिबंध के एवज में कंपनी भुगतान चिकित्सकीय व्यवस्था की मांग करने लगी थी। जैसा कि अध्याय 2 में देखा गया था, पूरी 20वीं सदी में व्यक्तिगत अमेरिकी संघीय आयकर सीमा दरें बढ़ती रही। सन 1964 में यह शिखर पर यानी 92 से 94% तक पहुंच गई थी। इससे पहले कि यह 1980 के दशक में 70% पर आकर स्थिर होती। 1950 के दशक में कई प्रदेशों में कुछ करदाताओं ने तो 100% से भी ज़्यादा अधिक आयकर दर का अनुभव किया। इसका मतलब उन्हें अपनी हर $1 की अतिरिक्त कमाई पर $1 से भी ज़्यादा आयकर जमा करना पड़ता था। आज अमेरिका में अत्यधिक आय वाले व्यक्तियों को अपनी कमाई का लगभग 50%
संघीय और राज्य आयकर जमा करना पड़ता है। चूंकि अत्यधिक आय वाले बिजनेस एग्जीक्यूटिव की आय संघीय आयकर की जेबों में पहुंचकर खत्म हो रही थी, इसलिए 1950 के दशक में कारोबारियों ने एकजुट होकर कुछ अधिक कर मुक्त भेंटों की मांग की, जिनका भुगतान नियोक्ता करे। कांग्रेस धन्य हुई और जल्द ही आपके पूरे परिवार के लिए नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल की योजना दिहाड़ी आए कर्मचारियों और अधिकारी के लिए भी लगभग सर्वव्यापी हो गई। शुरुआत में कंपनियों ने सोचा कि यह कर्मचारियों की भरपाई का बढ़िया रास्ता होगा, क्योंकि आधी कीमत तो संघीय सरकार भरेगी। हालांकि इसकी वजह से जल्द ही कीमतें बढ़ने लगी और पूरा तंत्र जो आज है वह नियंत्रण से बाहर हो गया, जहां लगभग हर कोई बुजुर्गों और गरीबों को छोड़कर अपनी चिकित्सकीय व्यवस्था नियोक्ता से प्राप्त करता है, जो कि आखिरी पसंद होता है किसी भी व्यक्ति के लिए यदि वह अपने परिवार को चिकित्सकीय व्यवस्था में मदद के लिए शामिल करना चाहता है। आज एक योग्य योजना के अंतर्गत रोजगारदाताओं को चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए 100% कॉरपोरेट आयकर छूट की अनुमति है और कर्मचारी भी अपना आयकर जमा करते वक्त रिपोर्ट में यह चिकित्सा फायदे नहीं दर्शाते हैं। यह पूरा तंत्र बुरी तरह से अनुचित है। विशाल कॉरपोरेशनों के लिए काम करने वाले अमेरिकियों को 50% या उससे भी ज़्यादा अपना चिकित्सकीय भुगतान संघीय सरकार से मिलता है, जबकि कामकाजी गरीब, स्वयं रोजगार और बेरोजगारों को $1 चिकित्सा व्यवस्था पर खर्च करने से पहले $2 आयकर के लिए कमाने पड़ते हैं। या तो सबको चिकित्सा व्यवस्था में कर छूट मिलना चाहिए या किसी को नहीं। वैसे भी चूंकि यह सब्सिडी कर छूट के रूप में है, न कि कर्ज के रूप में, इसलिए संपन्न व्यक्तियों को कम आयकर भरने वाले व्यक्ति के मुकाबले बहुत अधिक सब्सिडी मिलती है। और चूंकि यह सब्सिडी एक जटिल कर नियम के रूप में आती है, विशाल चिकित्सा बीमा और दवाई कंपनियों के लिए अपने फायदे निकालने के लिए हेराफेरी करना आसान हो जाता है। जब बात अवसाद के उपचार की आती है, अमेरिकी संघीय कर कोड महंगी प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ जैसे प्रोज़ैक के लिए कर छूट की अनुमति देता है, लेकिन यही छूट उसे अवसाद के इलाज की खातिर सुरक्षित और सस्ती गैर प्रिस्क्रिप्शन दवाई जैसे सेंट जॉन्स वॉल्ट खरीदने पर नहीं मिलती। आंतरिक राजस्व सेवाओं को उपभोक्ताओं को यह नहीं बताना चाहिए कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। हमारी अगली हेडिंग है कैसे रोजगारदाता डॉक्टरों पर लागतें कम करने के लिए दबाव डालते हैं। जैसे जैसे चिकित्सा लागतें सर्पिलाकार रूप में ऊपर उठती जा रही हैं, चिकित्सा फायदे उपलब्ध कराने वाले कॉरपोरेशन उपभोक्ताओं को उनके चाहे नए उत्पाद जैसे स्वास्थ्य सेवाएं और वैकल्पिक दवाएं देने की बजाय मौजूदा सेवाओं की कीमतों को कम कराने पर ज़्यादा ध्यान देते रहे। इन विशाल कॉरपोरेशनों की कीमतें घटाने के प्रयास अक्सर चिकित्सा व्यवस्था पेशेवरों के खिलाफ बड़े मोलभाव की दिशा में होते हैं। आज लगभग हर डॉक्टर, दवाखाना, अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता एक ऐसे जटिल भुगतान तंत्र में काम कर रहे हैं जो कम से कम हैसियत रखने वाले लोगों से ज़्यादा वसूलने के लिए बनाया गया है। यह देखिए यह तंत्र कैसे काम करता है। एक डॉक्टर प्रतिस्पर्धा के चलते किसी व्यक्ति की सेवा या ऑफिस विजिट की कीमत $75 तय करता है। एक बड़ा नियोक्ता या चिकित्सा देखभाल बीमा करने वाला जो डॉक्टर के मौजूदा मरीजों में से आधे उपलब्ध कराता है,
वह अपने कर्मचारियों के लिए $55 के कम दाम पर मोल भाव करता है, लगभग 15 से 35% मानक दरों पर छूट। डॉक्टर के पास यह प्रार्थना स्वीकारने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता और वह इस घाटे को पूरा करने के लिए अन्य मरीजों से $75 से $95 तक वसूलता है। समय के साथ जब विविध बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे तो एक बहुआयामी तंत्र विकसित हो गया, जिसके अंतर्गत एक ही जैसे सामान और एक जैसी सेवाओं के लिए विभिन्न मरीजों से विभिन्न कीमतें वसूली जा रही है। यह उनके पेशे से जुड़ी नैतिकता है कि अधिकांश चिकित्सा पेशेवर अभी भी हर मरीज को समान स्तर की सेवाएं देने की कोशिश करते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि वह मरीज कितना भुगतान कर रहा है। लेकिन फीस के जाल में फंसे कुछ पेशेवरों में एक नई किस्म की अपॉइंटमेंट राशनिंग शुरू की गई है, जहां पीपीपी का सबसे ज़्यादा भुगतान करने वाला मरीज सबसे पहले अपॉइंटमेंट पा रहा है। कम भुगतान करने वाले पीपीओ मरीज को कहीं और जाने या इन सेवाओं के विचार को पूरी तरह से त्यागने के लिए मजबूर किया जाता है। इतने अन्याय के अलावा इस बाइस्टाइजिंग तंत्र ने उपभोक्ताओं और प्रदाताओं पर अव्यवस्थित उपभोग के निर्णय भी थोपने शुरू कर दिए हैं। जब उपभोक्ता द्वारा चुकाई जाने और डॉक्टर द्वारा प्राप्त की जाने वाली राशि वास्तविक राशि से कम होती है, तो मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का जादू नहीं चल पाता है। डॉक्टर सेवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं और बदले में ज़्यादा प्रतिफल पाते हैं। वही मरीज उन्हीं सेवाओं को झेलते हैं जो उनके और उनके बच्चों के लिए आवश्यक होती है। अगली हेडिंग है लक्षणों का उपचार बनाम बचाव या बीमारियों की रोकथाम। हमारे मौजूदा चिकित्सा देखभाल बीमा तंत्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जहां मरीज या डॉक्टर के बदले 90% का भुगतान कोई और कर रहा है और वहीं उपचार का निर्णय भी ले रहा है। यह बीमारी के लक्षणों के उपचार के लिए भुगतान पर केंद्रित है, न कि बीमारी को ख़त्म करने या उससे बचाव करने पर। यह आंशिक रूप से इसलिए होता है क्योंकि कंपनियों के लिए पूरी उम्र तक ग्राहक बनाए रखने वाले उत्पादों का उत्पादन अधिक लाभदायी होता है। ऐसे उत्पाद जो बीमारी को ख़त्म करने या उसकी रोकथाम के बजाय बीमारियों के लक्षणों का इलाज करते हैं। मान लीजिए आप किसी दवा या चिकित्सा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य होते, जिसकी उस पद पर नियुक्ति एक ऐसे पेंशन फंड द्वारा हुई जो उनके निवेश की कीमत को बढ़ाने के लिए ही बना है। क्या आप अपनी कंपनी को शोध और विकास के बाद लाखों डॉलर निवेश कर एक ऐसे उत्पाद को बनाने की सलाह देंगे जिसकी लागत $50 प्रति गोली हो और वह एक ही बार में बीमारी को ठीक कर दे या होने ही ना दे? आप कंपनी को शोध और विकास पर लाखों डॉलर निवेश कर ऐसा उत्पाद बनाने के लिए कहेंगे जिसकी लागत सिर्फ $1 प्रति गोली हो और उपभोक्ता को उसका सेवन जीवन भर हर दिन यानी साल के 365 दिन करना पड़े। यह समझना आसान है कि आज बहुसंख्यक नई चिकित्सा तकनीक बीमारियों के लक्षणों का उपचार करने पर ध्यान क्यों देती है, बजाय कि उपचार और रोकथाम के, और क्यों आज 90% दवा कंपनियां सिर्फ उपभोक्ताओं को वे ही दवाइयाँ बेच रही है जिन्हें वे पूरी ज़िंदगी रोज़ाना लेते रहें। लेकिन अमेरिकी चिकित्सा का इलाज या बीमारी से बचाव पर ध्यान केंद्रित न होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि बीमा कंपनियों और अंततः रोजगारदाताओं के पास अपने कर्मचारियों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर आर्थिक दाव लगाने के लिए बजट नहीं है।
पहले कर्मचारी एक ही कंपनी में 25 साल या उससे भी ज़्यादा समय तक बिताते थे। आज औसतन कर्मचारी अपने 45 साल के कामकाजी जीवन में 10 से भी ज़्यादा बार नौकरियां बदल लेता है। ज़्यादातर बड़ी कंपनियां जिन पर आप आज $1 खर्च कर कल के $100 बचा सकते हैं, ये तब तक प्रभाव नहीं दिखाती जब तक कि बहुत देर न हो चुकी हो या कर्मचारी सेवानिवृत्त न हो गया हो। उस वक्त $100 की कीमत किसी अन्य रोजगारदाता या करदाताओं द्वारा मेडिकेयर के माध्यम से अदा की जाती है। चूँकि चिकित्सा लागतें बढ़ चुकी है, परिणाम स्वरूप रोजगारदाताओं ने अपनी चिकित्सा बीमा कंपनियों से सिर्फ उन खर्चों के लिए भुगतान करने को कहा है जिनसे कर्मचारियों का काम पर वापस आना तय हो जाए और इसमें किसी बीमारी से बचाव के लिए भुगतान शामिल नहीं है जो वह कर्मचारी के कंपनी में अपेक्षित कार्यकाल के दौरान खुद ही न उभरे। वजन घटाना, पोषण सलाह, विटामिन, खनिज, धूम्रपान मुक्त और सैकड़ों अन्य स्वास्थ्य संबंधी या बचाव किस्म के उपचार लगभग सभी कॉरपोरेट और सरकार द्वारा प्रायोजित चिकित्सा योजनाओं में कहीं शामिल नहीं है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं, जैसा कि आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस वजह ने चिकित्सा लागतों में ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। ज़्यादातर डॉक्टर जिनका मैंने साक्षात्कार किया का मानना है कि अधिकांश गैर जरा चिकित्सकीय चिकित्सा खर्चों की वजह खराब आहार और धूम्रपान होती है, जिनमें से दोनों का ही मौजूदा PPO या HMO वातावरण में उपचार काफ़ी सीमित है। अगली हेडिंग है रोजगारदाता द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल का घटिया रहस्य। क्या आप कभी ऐसे कार्यस्थल गए हैं जहां किसी व्यक्ति को किसी ज़्यादा लायक व्यक्ति के स्थान पर पदोन्नति मिली हो, या फिर आपने कभी कोई पदोन्नति सिफारिश सिर्फ इसलिए की हो ताकि आप उस कंपनी के मालिक को नज़रअंदाज कर सके जिसमें आपने काम किया हो। यहाँ पेश है कि दृश्य के पीछे और क्या होता है। एक आम परिस्थिति की कल्पना कीजिए जहां 100 कर्मचारियों वाली कोई अमेरिकी कंपनी वार्षिक समूह प्रीमियम पर $5 लाख प्रति वर्ष की लागत का चिकित्सा लाभ उपलब्ध कराती हो। यदि कर्मचारियों को ठीक यही पॉलिसी खुद लेना पड़े, भले ही उसकी राशि $5,000 हो, तो कर्मचारी को दुगनी लागत में पड़ेगी। ऐसा क्यों? दरअसल रोजगारदाताओं को $5,000 का चिकित्सा बीमा खरीदने से पहले कर्मचारी के लिए अतिरिक्त $10,000 भत्ते और रुके हुए कर भी भरने पड़ेंगे। दूसरे शब्दों में, रोजगारदाता प्रति कर्मचारी $5,000 बचा रहे हैं और अमेरिकी करदाता $5,000 का अंतर पूरा कर रहा है। यह समझना आसान है कि क्यों ज़्यादातर अमेरिकी आज अपने चिकित्सा बीमा अपने रोजगारदाता के माध्यम से करवा रहे हैं और रोजगारदाता द्वारा भुगतान किया हुआ बीमा प्रीमियम $600 बिलियन प्रति वर्ष तक बढ़ चुका है। 12 करोड़ कर्मचारियों के लिए $5,000 प्रति वर्ष, जिनमें 18.7 करोड़ आश्रित लोग भी शामिल हैं। बीमे की संकल्पना बड़े आंकड़ों के गणितीय नियम के हिसाब से काम करती है। किसी महामारी के लिए बीमा उपलब्ध करवाते समय बीमा कंपनी इस बात पर भरोसा करती है कि प्रीमियम भरने वाले लोगों की संख्या इतनी बड़ी होगी कि कुछ अस्वस्थ लोगों की विशेष रूप से ज़्यादा चुकाई जाने वाली राशि बहुत स्वस्थ लोगों की प्रीमियम से वसूल हो जाएगी।
कर्मचारियों का हर कॉरपोरेट समूह बीमा लागत के उद्देश्य से एक स्वतंत्र समूह माना जाता है। कल्पना कीजिए कि कोई एक कर्मचारी या उनके किसी एक बच्चे को डायबिटीज़ जैसी दीर्घस्थायी बीमारी हो जाती है या वह किसी दुर्घटना में स्थायी अपंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी काम तो जारी रखता है, लेकिन वह दवा और उपचार पर लगातार वार्षिक $75,000 खर्च करने लगता है। शुरुआत में नियोक्ता की बीमा कंपनी $75,000 के इस खर्च को वहन करती है, लेकिन अगले साल वह सालाना प्रीमियम बढ़ाकर $5,00,000 से $5,75,000 या ज़्यादा कर देती है, ताकि इस अप्रत्याशित अतिरिक्त खर्च को पूरा किया जा सके। हालांकि नियोक्ता किसी भी अन्य कंपनी से बीमा खरीदने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन बेहतर सौदा होने की उम्मीद नहीं होती, क्योंकि लागत और पिछले सालों में हुए समूह के चिकित्सा खर्च की कीमत ही मुख्य मापदंड होता है। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही फंस चुके हैं। नियोक्ता को अपनी समूह चिकित्सा बीमा प्रीमियम कम करने के लिए कर्मचारी को निकालने की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन संघीय कानून के तहत चिकित्सा कारणों से किसी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता जब तक कि कर्मचारी अपना काम कर रहा हो। नियोक्ता की खुशकिस्मती लेकिन कर्मचारी की बदकिस्मती से गंभीर चिकित्सा स्थिति या बहुत बीमार बच्चे के चलते व्यक्ति अपना काम जारी नहीं रख पाता। ऐसे मौके पर जब कर्मचारी अतिरिक्त समय देकर अपना काम करने में सक्षम हो, काम नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ज़्यादातर नए नियोक्ता किसी जिम्मेदार को नियुक्त नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक $75,000 का अप्रत्याशित सालाना चिकित्सा खर्च उनकी पहले से ही चली आ रही चिकित्सकीय बीमा व्यवस्था से अलग न कर लिया जाए। एक अनुमान के मुताबिक 18.7 करोड़ अमेरिकी अपने नियोक्ताओं से स्वास्थ्य देखभाल फायदे प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 22% यानी 4.1 करोड़ लोगों से ज़्यादा के अपने परिवार में पहले से कोई न कोई बीमार है, जो उन्हें किसी नए नियोक्ता या बीमा कंपनी से स्वास्थ्य देखभाल सुविधा लेने से रोकता है। यह है नियोक्ता द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य देखभाल का घटिया रहस्य। आप सच माने, हर छोटा कारोबार मालिक हर उस कर्मचारी का नाम जानता है जिसके परिवार के किसी सदस्य को पहले से कोई बीमारी हो। हालांकि सहानुभूति यह सिखाती है कि मालिक को कोई भी पदोन्नति और बर्खास्ती, प्रतियोगिता और आर्थिक उत्तरजीविता जैसे निर्णय लेते समय इस तथ्य को नज़रअंदाज करना चाहिए, लेकिन इससे उलट निर्णय इसी पर आधारित होते हैं। अगली हेडिंग है सरकारी समाधान। पदच्युत कर्मचारियों का कुछ समय के लिए भार हल्का करने और संभवतः नियोक्ता के दिल पर इसके अपराध बोध को कम करने के लिए 1986 में कांग्रेस ने COBRA कंसोलिडेंट ऑम्निबस रिकंसिलिएशन एक्ट स्वीकृत किया। कोबरा के तहत यह नियम लागू किया गया कि कर्मचारी हटाए जाने के 18 महीनों बाद तक अपने पूर्व नियोक्ता से रोजगार बीमा ले सकता है, बशर्ते उसका प्रीमियम समूह दर से 102% से अधिक न बढ़े। 18 महीनों बाद कुछ स्थितियों में कोबरा के कुछ पूर्व कर्मचारी स्वतः ही व्यक्तिगत पॉलिसी के योग्य हो चुके होते हैं। हालांकि कोबरा और ऐसी ही व्यक्तिगत पॉलिसी आमतौर पर सिर्फ पहले से मौजूद स्थिति को ही मान्य करते हैं, लेकिन निकाले गए कुछ कर्मचारी इस बीमे को वहन कर सकते हैं, खास तौर पर जब नियोक्ता द्वारा भुगतान किए बीमे में आयकर लाभ शामिल नहीं हो। सिर्फ 21% पदच्युत
कर्मचारी ही कोबरा बीमा खरीदने योग्य होते हैं। यही नहीं, कोबरा कार्यक्रम इस आधार पर लागू होता है कि 18 महीने का समय पूरा होने से पहले ही कर्मचारी नया काम खोज लेगा जो उसे स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगा। पहले से मौजूद गंभीर चिकित्सा स्थितियों में संभवतः कुछ ऐसा करते भी हैं। इसी प्रकार बीमा कंपनियों द्वारा पूर्व मौजूद स्थितियों वाले नए कर्मचारियों को शामिल न किया जाए यदि कर्मचारी उसी स्थिति के लिए पिछले नियोक्ता से मदद पा चुका है। की स्थिति को रोकने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 1996 HIPAA कांग्रेस ने लागू किया। हालांकि यदि कर्मचारी को अपना कवरेज खोए 63 दिन से अधिक हो गए हो, जैसे उसे कोबरा के बिना ही काम से निकाल दिया गया हो, तो अन्य बंदिशों के बीच HIPAA लागू नहीं हो पाता। हमारी अगली हेडिंग रहेगी सर्वाधिक सुरक्षित महसूस करने वाले कर्मचारी सर्वाधिक खतरे में। चलिए जानते हैं क्या है इसके अंदर। कुछ भावी उद्यमी मित्रों के खुद व्यापार के क्षेत्र में नहीं जाने का एक कारण यह है कि वे अपने दीर्घकालिक नियोक्ता से मिलने वाले स्वास्थ्य फायदे वाले पैकेज से सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे कर्मचारियों को जल्द ही कड़वे सच का सामना करना पड़ेगा। जब कंपनी में कर्मचारियों का समूह समय के साथ बूढ़ा होने लगता है, तब उनमें से बहुसंख्यक किसी गंभीर समस्या की चपेट में आ जाते हैं जो समूह चिकित्सा बीमा प्रीमियम की लागत बढ़ा देती है। ऐसी स्थिति में वे व्यक्तिगत रूप से कहीं और काम करने के अयोग्य हो जाते हैं। यही नहीं, इन दीर्घ समस्याओं के कारण बढ़ी हुई लागत समय के साथ नियोक्ता को चिकित्सा फायदे कम करने या व्यापार से पूरी तरह बाहर करने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि कंपनी प्रतिस्पर्धियों के कहीं अधिक युवा, स्वस्थ और इसी तरह कम महंगे कर्मचारियों के कारण ग्राहक खोने लगती है। यह आज के अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा तंत्र का सबसे कड़वा मजाक है। जो लोग सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं वे जो अपने नियोक्ताओं से स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करते हैं, वास्तव में वे सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। उनमें से कई के लिए यह सिर्फ समय का सवाल है जिसके पहले वे या उनका कोई आश्रित किसी दीर्घस्थायी परिस्थिति की चपेट में नहीं आ जाता। यदि ऐसा नहीं होता तो भी यह हमारी तेज़ी से बदलती तकनीकी दुनिया में सिर्फ समय का सवाल है, क्योंकि वे 65 की उम्र में पहले खुद को काम से बाहर पाएंगे। जब ऐसे लोग 65 साल की उम्र से पहले निकाले जाने या समय पूर्व सेवानिवृत्ति के कारण खुद को काम से बाहर पाएंगे, तो वे किसी भी कीमत पर व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा करवा ही नहीं पाते, भले ही उनके पास कोई पूर्व मौजूद स्थिति न हो। ऐसा होने की कई वजह है। पहली, चूंकि अधिकांश अमेरिकी चिकित्सा बीमा या कवरेज अपने नियोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, इसलिए कई राज्य में तो पर्याप्त लोग बचे ही नहीं हैं कि वे व्यक्तिगत पॉलिसी शुरू करवा सके। हर व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की किस्म और दर हर राज्य के इंश्योरेंस बिना कमिश्नर द्वारा अलग से स्वीकृत होना जरूरी है। बड़े प्रदेशों में जहां पर्याप्त भावी आवेदक होते हैं, वहां भी बीमा कंपनियों के लिए बीमा लागत को लाभदायक रूप से बाजारीकृत करना मुश्किल होता है और सेवाभोगी किसी नियोक्ता से जुड़े नहीं होते। दूसरी, स्वाभाविक रूप से नियोक्ता सर्वाधिक उत्पादक लोगों को नियुक्त करते हैं और उन्हें निकाल देते हैं जो सबसे कम उपयोगी होते हैं। ऐसे देश में जहां 61% आबादी अधिक वजन वाली हो और 27% स्थूल और अस्वस्थ हो, जो नौकरी नहीं कर पा सकने भी अक्सर सर्वाधिक अस्वस्थ होते हैं। नियोक्ता बाजार के स्वास्थ्य बीमा की मलाई की ऊपरी परत निकाल लेते हैं और व्यक्तिगत बीमा बाजार के लिए
असंतुलित संख्या में अस्वस्थ लोगों को छोड़ देते हैं। बीमा करने वाले भी अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर किसी के पास पहले से ही बीमा नहीं है तो ज़रूर उसके साथ कुछ गड़बड़ होगी, और पहले से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी न होने पर व्यक्तिगत आवेदक का बीमा करते समय अधिक कड़े मानक लागू करते हैं। तीसरी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि स्वीकृत होने के बावजूद व्यक्तिगत आवेदकों से कई बार समूह पॉलिसी वाले आवेदकों से अधिक मुनाफा वसूला जाता है। ऐसा कई कारणों से होता है। उनमें से एक है ढेर सारे कानून जो व्यक्तिगत पॉलिसी धारक या उसके किसी आश्रित की दीर्घस्थायी समस्या होने पर प्रीमियम बढ़ने से रक्षा करते हैं। अगले उदाहरण में बताया गया है कि यदि एक कर्मचारी या उसकी संतान को दीर्घस्थायी समस्या हो जाती है जिसका खर्च हर साल $75,000 पर आने लगता है, तो बीमा कंपनी कर्मचारी समूह का प्रीमियम बढ़ा सकती है ताकि वह अप्रत्याशित भावी खर्च को पूरा कर सके। यदि यही व्यक्ति समूह बीमा पॉलिसी की जगह व्यक्तिगत पॉलिसी धारक होता तो बीमा कंपनी को प्रीमियम बढ़ाने या बीमा धारक को छोड़ देने की अनुमति नहीं होती। सामान्य रूप से बीमा कंपनियां सभी व्यक्तिगत बीमा धारकों का एक प्रीमियम एक साथ बढ़ा सकती है जो उसी देश प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति हों। कानूनन वे किसी बड़े क्लेम वाले खास व्यक्ति के लिए दरें नहीं बढ़ा सकती। ध्यान दीजिए, हालांकि यह कानूनी सुरक्षा व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेने की क्षमता को सीमित कर सकती है, यह स्वास्थ्य आधारित उद्यमी के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य केंद्रित समाधान ढूंढने में स्वास्थ्य बीमा असमंजस को दूर करने का बड़ा अवसर हो सकती है। इसकी चर्चा हम 7वें अध्याय में करेंगे। कई राज्यों ने बीमा धारकों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी रखने पर विवश करने का असफल प्रयास किया। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क राज्य में समूह स्वास्थ्य बीमा की पेशकश करने वाले बीमा एजेंट के लिए यह ज़रूरी है कि वह सभी आवेदकों को गारंटेड इशू कम्युनिटी रेटेड व्यक्तिगत बीमा पेश करे। गारंटेड इशू का मतलब है कि एजेंट को आवेदक या उसके आश्रित की सेहत के बारे में सोचने या पूछने की अनुमति नहीं है। पूर्व मौजूद स्थितियां सिर्फ गर्भावस्था और कुछ अन्य परिस्थितियां को छोड़कर 6 माह के बाद सम्मिलित करना आवश्यक है। कम्युनिटी रेटेड का अर्थ है सभी आवेदकों से समान प्रीमियम वसूलना, फिर भले ही वह 18 वर्षीय हो और बिल्कुल तंदुरुस्त या वह 60 वर्षीय हो और किसी खतरनाक बीमारी से ग्रस्त हो। न्यूयॉर्क में एकसार अधिनियमों का असर यह हुआ कि बीमा कंपनियां व्यक्तिगत पॉलिसियां बहुत ऊंची दरों पर ही प्रस्तावित करने लगी या बिल्कुल नहीं, और वे ऐसे आवेदनों को हतोत्साहित करने लगी जिनमें व्यक्तिगत पॉलिसियों पर एजेंसी के बाहर कमीशन देना अस्वीकार्य किया गया हो। समझदार आवेदक और बीमा एजेंट इस तरह की रुकावटों से बचने के लिए बिल्ली और चूहे के खेल खेलने लगे। उदाहरण के लिए गर्भवती महिला गर्भ के 8वें महीने में पॉलिसी खरीदती और बच्चे के जन्म के बाद पॉलिसी रद्द कर देती। बीमा एजेंटों ने निजी मुक्त एनरोलमेंट संघ या यूनियन बना ली जो वास्तव में रुकावट वाले समूह से निपटने के लिए भेष बदले वे संस्थाएं थी जो अपेक्षित बिक्री कर सके और एजेंट्स के लिए ड्यूज के भेष में कमीशन उगा सके। हमारी अगली हेडिंग रहेगी स्वास्थ्य केंद्रित उद्यमियों के लिए निकटवर्ती समाधान। पिछले 20 सालों से मैंने और बहुत से अर्थशास्त्रियों ने व्हाइट हाउस और कांग्रेस में सिर्फ कॉरपोरेट कर्मचारियों को कर छूट स्वास्थ्य बीमे की अनुमति के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है।
इन पॉलिसियों का हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य बीमा और डिलीवरी तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कांग्रेस ने सुनना शुरू कर दिया है। धन्य हो हालिया अधिनियम जो 2001 में लागू हुआ। इसके मुताबिक स्वयं रोजगार वाले व्यक्ति को अपनी कर योग्य आय में से 60% राशि कम करने की अनुमति मिल गई, जो वे स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के रूप में स्वयं, अपने जीवन साथी और अपने आश्रितों पर खर्च करते हैं। वह आंकड़ा 2002 में 70% तक बढ़ गया और 2003 में यह आंकड़ा 100% तक पहुंच गया। यह हाल ही में बने कानून से दोगुना हो गया, जिसके तहत 2003 तक चिकित्सा बचत खातों की अनुमति प्रयोगात्मक तौर पर दी गई और अन्य नए चिकित्सा आयकर छूट, जिनका अध्ययन हम अध्याय 7 में करेंगे, कॉर्पोरेट बीमारी बीमा के एकाधिकार की दीवार में दरार है। किसी को भी अब तक अनुमान नहीं है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शॉपिंग करना कितना कारगर या कितना सुखदायक साबित हो सकता है यदि उपभोक्ता को प्रतियोगी कीमत पर असर करने वाले प्रदाता के बीच चयन करने की क्षमता दे दी जाए। हम यह पता लगाने ही वाले हैं। अमेरिका में लगभग 5 करोड़ लोग या तो स्वयं रोजगार वाले हैं या उनकी आय का कुछ हिस्सा लगभग बड़े कॉरपोरेशन की आर्थिक बराबरी से खरीद सकेंगे। ये चतुर उपभोक्ता उस पहले विशाल समूह को बनाएंगे जो किसी और के पैसों के विरुद्ध खुद अपना ही धन स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च करेगा। यही नहीं, इनमें से बहुत से लोग अपनी स्वयं रोजगार आय के साथ पारंपरिक या सरकार द्वारा प्रायोजित चिकित्सा लाभ योजनाओं के साथ अपने घरों में रह रहे हैं। प्रतियोगी ताकतें धीरे धीरे पारंपरिक प्रायोजकों को भी उनके उपभोक्ताओं को ऐच्छिक स्वास्थ्य और बीमारी उत्पाद चुनने की अनुमति देने के लिए दबाव डालेंगी, जो अब तक उन पर कीमतें बढ़ाने वाले कॉरपोरेट नियोक्ता व लॉबी नियंत्रित सरकारी चिकित्सा योजना थोपते थे। यह कोई नहीं जानता कि हम कितने नवाचारी और सामर्थ्यशाली हो जाएंगे। अब संघीय सरकारें स्वास्थ्य व्यापार के विशाल खंड से बाहर आ जाएंगी और हमारे स्वास्थ्य देखभाल तंत्र के वितरण पहलू पर अच्छी पुरानी यांकी चतुराई लागू कर देगी। पर जब हम इतने सारे अन्य उद्योगों जैसे कि खाद्य सेवाएं, यातायात, उपभोक्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरक्की देखते हैं, हमें यह अनुमान मिलने लगता है कि क्या संभव हो सकता है। घर के बाहर भोजन सेवा का अर्थ था या तो थका हुआ सा कैफेटेरिया या महंगा रेस्टोरेंट। नवाचारी तकनीक के जरिए उद्योग ने कीमतें इतनी घटा दी है और उत्पाद इतने बढ़ा दिए हैं कि उसके उत्पादों की मांग 1000% तक बढ़ गई है। सन 1950 से 2000 तक अमेरिकी द्वारा अपने घरेलू खाद्य बजट का घर के बाहर भोजन करने पर खर्च सिर्फ 5%, अब बढ़कर 50% हो गया है। 50 साल पहले एक बच्चे के क्या हम डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं का जवाब होता था, तुम क्या सोचते हो, हम कोई करोड़पति हैं। आज इस तरह के अनुरोध का जवाब होता है, तुम्हें किस तरह का भोजन करना है। और बाहर खाना लगभग हर किसी के लिए सुखदायक और आसानी से वहन करने वाला अनुभव हो गया है। इसी तरह के उदाहरण हवाई यात्राओं, छुट्टियों, फैशनेबल कपड़ों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और सैकड़ों अन्य लग्जरी उत्पादों और सेवाओं के लिए दिए जा सकते हैं, जिनके बारे में लोग सोचा करते थे कि वे कभी भी आम बाजार के लिए सहज उपलब्ध नहीं हो पाएंगी।
5 करोड़ अमेरिकी जो स्वयं रोजगार वाले हैं या अपनी कमाई का कुछ हिस्सा स्वयं रोजगार से प्राप्त करते हैं 21वीं सदी के सबसे बड़े उद्यम अवसर यानी स्वास्थ्य उद्योग के सबसे पहले सुपर ग्राहक बनेंगे। अगले अध्याय में हम इस संभावना को परखेंगे तथा देखेंगे कि उद्यमी अपने और अगले अध्याय में हम इस संभावना को परखेंगे तथा देखेंगे कि उद्यमी अपने और अपने परिवारों के लिए गुणकारी स्वास्थ्य उत्पाद और सेवाएं किस तरह उपलब्ध करा सकते हैं। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल द एंड। इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें जागरूक करिए और अगर आप लीडरशिप स्किल्स, मनी मेकिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ये सारी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ जुड़िए। उसका नाम है टीम फायर 64। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड थैंक यू सो मच वंस मोर। सी यू।